हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्री फार्मुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फाइन पार्टिकल कैरेक्टराइजेशंस के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल पाउडर को क्लासिफाइड किया गया है दो कैटेगरी में, जिसमें फर्स्ट है फ्री फॉलोइंग एवं सेकंड है नॉन फ्री फॉलोइंग। ये जो नॉन फ्री फॉलोइंग है इसको हम कोहेसिव भी कहते हैं। साथ ही ये जो पाउडर का फ्लो प्रॉपर्टी है इस पर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होता है अगर हम चेंज कर दें पार्टिकल के साइज को, डेंसिटी को, शेप को, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को एवं एडजॉर्ब मॉइस्चर को। ये 5 ऐसे पॉइंट है, अगर ये चेंज हो रहे हैं तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। इन सब के साथ ही प्री फॉर्मुलेशंस के दौरान ये जो पाउडर मटेरियल है, इस पाउडर मटेरियल की फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना नेसेसरी होता है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब हम टैबलेट एवं कैप्सूल के डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं तो उसमें हमें पाउडर की फ्लो कराने की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर एक्सीलेंट पाउडर की फ्लो रहेगी तो हमें गुड क्वालिटी के कैप्सूल्स एवं टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। आइए हम इसको एक डायग्राम के मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, इस हॉपर में हमने पाउडर को फिल किया और इस हॉपर का जो एंड है इसको हमने कैप्सूल या फिर टैबलेट्स बनने वाली मशीन्स के जो डिस्क है उसके पास आकर रखा हुआ है, ताकि ये डायरेक्ट इधर से पाउडर फ्लो होते हुए उस डिस्क के कैविटी में गिरे और वहाँ पे उस टैबलेट की पंचिंग हो। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने पाउडर को ऊपर फिल किया इस हॉपर में, और इस हॉपर से जो हमारा पाउडर्स के पार्टिकल्स है ये यहाँ से मूव होते हुए आएंगे और इस डिस्क के कैविटी में गिरेंगे और यहाँ पे उस पार्टिकल्स का, उस पाउडर का कंप्रेशन होगा और हमारे टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग होगा। अगर हमारा जो पाउडर है ये गुड फ्लो दिखाता है और कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर होती है तो हम गुड क्वालिटी के टैबलेट एवं कैप्सूल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पाउडर की फ्लो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे टैबलेट एवं कैप्सूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में। यही कारण है कि हमें अपने पार्टिकल्स के, सॉलिड पार्टिकल या फिर पाउडर के पार्टिकल्स के फ्लो प्रॉपर्टी की स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और ये जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करती है पार्टिकल के शेप पर एवं पार्टिकल के स्मूथनेस पर। आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये किस प्रकार शेप पे डिपेंड करती है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे हमने 3 प्रकार के पार्टिकल्स के शेप के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रखा है। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये सर्कुलर है और ये जब सरफेस के पर रखे तो ये सरफेस से लेस कांटेक्ट शो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा सरफेस है और ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में कांटेक्ट लेस है, और लेस कांटेक्ट होने के कारण ये कांटेक्ट एंगल भी लेस रखेगा और ये फ्रिक्शंस भी कम रखेगा। और अगर कोई भी पार्टिकल सरफेस से लेस कांटेक्ट एंगल रखता है लेस, तो वह लेस फ्रिक्शन भी रखेगा और जितना ही कम फ्रिक्शन रहेगा वो पार्टिकल फ्लो ज़्यादा दिखाएगा। वहीं आप सेकंड एवं थर्ड डायग्राम की बात करें तो इसमें जो पार्टिकल है ये सरफेस से कांटेक्ट ज़्यादा शो कर रहे हैं और जितना ज़्यादा कांटेक्ट शो रहेगा वो उतना ही ज़्यादा कांटेक्ट एंगल होगा, और जितना ज़्यादा कांटेक्ट एंगल शो करेंगे उतना ही ज़्यादा ये फ्रिक्शंस शो करेंगे, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शंस रहेगा उतनी उसकी कम फ्लो करने की एबिलिटी रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का शेप है ये मेजर रोल प्ले करता है पाउडर के फ्लो पर। अगर कांटेक्ट एंगल कम रहेगा तो उसकी फ्लो करने की एबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है, इस डायग्राम के जो पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा फ्लो करने की एबिलिटी शो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पाउडर का फ्लो है ये डिपेंड करता है पार्टिकल के शेप पर एवं पार्टिकल के स्मूथनेस पर। अभी तक हमने स्टडी किया कि किस प्रकार पार्टिकल का शेप इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके फ्लो करने के प्रॉपर्टी में। अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो स्मूथनेस है ये कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पाउडर के फ्लो करने की प्रॉपर्टी में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा सर्कुलर पार्टिकल्स होता है ये सरफेस से लेस कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण वो लेस कांटेक्ट एंगल शो करता है, जिसके कारण फ्रिक्शंस लेस होती है और इसकी फ्लो करने की एबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आप देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पे
हमने दो पार्टिकल्स को ड्रॉ करके रखा है। इसमें जो फर्स्ट पार्टिकल है ये भी सर्कुलर है एवं सेकंड वाला भी सर्कुलर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो इनके सरफेस में आप देख पा रहे होंगे। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, जबकि वहीं बात करें आप सेकंड पार्टिकल्स का तो इसका जो सरफेस है वो रफ है। और आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट पार्टिकल्स है इसकी फ्लो करने की एबिलिटी ज़्यादा है, जबकि जो सेकंड पार्टिकल है जिसका सरफेस रफ है इसकी फ्लो करने की एबिलिटी कम रहेगी। और ये जो सेकंड वाला पार्टिकल्स है इसकी फ्लो करने की एबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो रफ है, जिसके कारण ये फ्लो कम करेगा। लेकिन ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है जिसका सरफेस रफ है इसकी फ्लो करने की एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम इसमें ऐड कर दें ग्लाइडेंट। ये जो ग्लाइडेंट होते हैं ये भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्लाइडेंट है ये काफ़ी स्मॉल रेंज के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ऐड करते हैं अपने पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। आइए इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो सेकेंड वाला पार्टिकल्स है जिसका जो सरफेस रफ है इसको पे जैसे ही हम ग्लाइडेंट को ऐड किए, ये जो ग्लाइडेंट है जिसकी पार्टिकल साइज स्मॉल है ये आकर इस रफ पार्टिकल्स के सरफेस पर अटैच हो जाता है और इसके सरफेस को स्मूथ कर देता है। और जैसे ही इसका सरफेस स्मूथ हो जाएगा इसकी भी फ्लो करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पाउडर में अगर हम ग्लाइडेंट को ऐड कर देते हैं तो उसकी जो सरफेस में स्मूथनेस आ जाती है और उसकी फ्लो करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। आइए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं हम ग्लाइडेंट के बारे में। ये जो ग्लाइडेंट होता है ये फाइन पार्टिकल्स होता है और हम जानते हैं कि अगर फाइन पार्टिकल्स है तो उसकी फ्लो करने की एबिलिटी पुअर रहेगी, लेकिन उसकी डस्टेबिलिटी हाई रहेगी। भले ही ग्लाइडेंट की फ्लो करने की एबिलिटी पुअर हो, लेकिन ये किसी भी पार्टिकल्स में अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो उसके सरफेस पर एडजॉर्ब होकर उसके फ्लो करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ग्लाइडेंट की खुद की फ्लो करने की एबिलिटी पुअर होती है, लेकिन ये दूसरे पार्टिकल्स के सरफेस पे अटैच होकर उस पार्टिकल्स की फ्लो करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। हम पाउडर के फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ रिपोज के द्वारा एवं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के द्वारा। आइए सबसे पहले हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो एंगल ऑफ रिपोज होता है इसको कैलकुलेट किया जा सकता है वेरियस मेथड से, जैसे फर्स्ट है हिप मेथड, सेकेंड रोटेटिंग सिलेंडर मेथड एवं थर्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स मेथड। आइए सबसे पहले हम हिप मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। इसको परफॉर्म किया जा सकता है दो प्रोसेस के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है फिक्स हाइट एवं सेकंड है फिक्स रेडियस। ये जो फिक्स हाइट है मतलब इसको परफॉर्म करते समय जब हम हाइट को फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स हाइट मेथड हो जाता है, और अगर हम रेडियस को फिक्स करते हैं तो वो फिक्स रेडियस मेथड हो जाता है। आइए सबसे पहले हम हिप मेथड करते हैं हाइट को फिक्स करके। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे यह एक फनल है एवं एक फनल की हमें रिक्वायरमेंट होती है एवं इस फनल्स को हम हाइट को फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने हाइट फिक्स मेथड के बारे में स्टडी करेंगे हिप मेथड के अंदर। तो जैसे ही हम फनल्स के हाइट को फिक्स कर देंगे एवं इससे पाउडर को तब तक फ्लो कराएंगे जब तक कि वो फिक्स किए हुए हाइट तक पाउडर की हाइट ना पहुंच जाए। और जैसे ही उस फिक्स हाइट तक पाउडर की हाइट पहुंच जा रही है तो उसके रेडियस को कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है, उसके रेडियस को कैलकुलेट कर लेते हैं। और इस मेथड में आप देख पा रहे होंगे हमने पाउडर को तब तक फ्लो कराया तब तक कि जब तक कि वो फिक्स हाइट तक उसकी हाइट ना पहुंच गई। इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे ही हमने पाउडर को फ्लो कराया तो ये एक ट्रायंगुलर शेप को एडॉप्ट कर लिया है, और इस ट्रायंगुलर शेप में आप देख पा रहे होंगे ये एक थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रत्येक कॉर्नर। और इस थीटा की वैल्यू से ही हम अपने पाउडर के फ्लो प्रॉपर्टी के कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जितना कम थीटा की वैल्यू रहेगा उतना ही ज़्यादा पाउडर की फ्लो रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू और पाउडर की फ्लो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और अगर थीटा की वैल्यू 25 से कम है, 25 से कम है, तो वो पाउडर एक्सीलेंट फ्लो दिखाएगा। लेकिन अगर उस पाउडर का थीटा की वैल्यू अगर 45 से ज़्यादा है तो वो पुअर फ्लो दिखाएगा। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाला जो फार्मूला है वो है tan थीटा इजकल टू h/r।
अब हम हीप मेथड को परफॉर्म करेंगे रेडियस को फिक्स करके। इस मेथड में भी हमें फनल की रिक्वायरमेंट होगी। आप देख पा रहे होंगे हमने सबसे पहले रेडियस को फिक्स किया और इस फिक्स रेडियस में तब तक पाउडर को फ्लो कराएंगे जब तक कि पाउडर इस पूरे फिक्स रेडियस को कवर ना कर ले। आप देख पा रहे होंगे हमने पाउडर को फ्लो कराना चालू किया और ये इसको तब तक कराया जब तक कि ये फिक्स रेडियस को कवर ना कर लिया। और जैसे ये फिक्स रेडियस को कवर कर लिया हम इसके हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको हाइट को कैलकुलेट करके एवं इसका जो थीटा बन रहा है थीटा एंगल, इस थीटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये जो पाउडर है इसके फ्लो कितने हैं। आइए अब हम हीप मेथड के डिसएडवांटेज के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो हीप मेथड होता है इसमें आपने देखा कि जो हमें पाउडर की फ्लो कराने की आवश्यकता पड़ती है और अगर हम पाउडर की फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे डस्टेबिलिटी एवं कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हीप मेथड है इसके दो मेजर डिसएडवांटेज है, जिसमें फर्स्ट है डस्टेबिलिटी एवं जो सेकंड है वो है कंटामिनेशन। आइए अब हम एंगल ऑफ रिपोज कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड है रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, उस मेथड के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर इस इंस्ट्रूमेंट को देख पा रहे होंगे। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हम अपने पाउडर को फिल किए और आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने पाउडर को फिल करके इसको रोटेट करना चालू किया और इसमें हम पाउडर को तब तक रोटेट करेंगे जब तक कि पाउडर इसमें से फ्लो करना ना चालू कर दे। अगर यहाँ से ये पाउडर है अगर ये फ्लो करना चालू कर देता है तो रोटेशंस को रोककर उसके थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस हाइट से किस थीटा से हमारी हाइट से पाउडर फ्लो करना चालू किया, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं और उस थीटा से ही पता करते हैं कि जो हमारा पाउडर है उसकी फ्लो करने की एबिलिटी कैसी है। इसमें जो पाउडर है वो 40% तक फिल किया जाता है इस मेथड में और इसको हम रोटेटिंग सिलेंडर मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम सिलेंड्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको रोटेट करके उस पाउडर के थीटा को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसे हम रोटेटिंग सिलेंड्रिकल मेथड कहते हैं। आइए अब हम एंगल ऑफ रिपोज को कैलकुलेट करने का जो थर्ड मेथड है रेक्टेंगुलर बॉक्स मेथड। आप अपने डिस्प्ले पर इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है और इसके मदद से हम रेक्टेंगुलर बॉक्स मेथड के द्वारा हम पाउडर के फ्लो को कैलकुलेट करेंगे। इस बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमने पाउडर को फिल किया और इसको सरफेस पर रख दिया एवं इसके रेडियस एवं हाइट को कैलकुलेट कर लिया और इस बॉक्स के दो एंड है, एक एंड को फिक्स रखते हुए दूसरे एंड से हम इसकी हाइट को इंक्रीज करना चालू करेंगे एवं इसके हाइट को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि इसमें रखे हुए जो पाउडर है वो फ्लो करना ना चालू कर दे। जैसे ही वो पाउडर फ्लो दिखाना चालू करेंगे इसके हाइट को वहीं पे स्टॉप करके उसके हाइट एवं रेडियस के बीच में जो थीटा बन रही है उस थीटा को हम कैलकुलेट कर लेंगे और उस थीटा की वैल्यू से ही हम पता करेंगे कि जो हमारा पाउडर है उसकी फ़्लो कैसी है। आइए अब हम पाउडर को फ्लो को कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स होता है इसको हम आई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है आई इजकल टू 1 - वी टैप बाई वी बल्क इंटू 100 एवं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी बल्क माइनस वी टैप बाई वी बल्क इंटू 100। यहाँ पे जो बल्क एवं टैप है ये डेंसिटी है और अगर आपने डेंसिटी के बारे में स्टडी नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो डेंसिटी होता है ये दो प्रकार का होता है, बल्क डेंसिटी एवं टैप डेंसिटी। एवं इस फार्मूलेज के द्वारा हम कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करते समय अगर वैल्यू 15 से कम आ रही है तो वो एक्सीलेंट फ्लो दिखाएगा और अगर जो वैल्यू है अगर वो 25 से अधिक आ रही है तो वो पुअर फ्लो दिखाएगा।